हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडिया ये देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्या सोर्सेज हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के वो देखेंगे। बाकी हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे बहुत सारे मतलब ऐसे ईयर्स लिखा हुआ है BCE, कहीं AD लिखा हुआ है, तो आपको उसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, ऐसा माना जाता है 111 को उनका हुआ है। थोड़ा सा डिबेटेड है बट ऐसा मानते हैं लोग कि 111 को उनका बर्थ हुआ था। तो ये 111 डेट के पहले का जितना भी टाइम पीरियड है वो आपका, हम उसको BC बोलते हैं, विच इज़ बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसको पहले इस्तेमाल किया जाता था। अभी क्या है, अभी इस टर्म को चेंज कर दिया गया है BCE में, बिफोर कॉमन एरा में, क्योंकि थोड़ा सा न्यूट्रल और नॉन रिलीजियस टर्म है। BC जो है बिफोर क्राइस्ट, उसका और BCE दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। 111 जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उसके डेट, उसके पहले जितने भी ईयर्स हैं उसको हम ये बोलते हैं। लेकिन बस उसको थोड़ा सा न्यूट्रल टर्म देने के लिए अभी बुक्स में BCE लिखा जाता है, बट अगर कहीं पे भी BC या BCE लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है। एंड उसके बाद आता है AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका लेटिन में मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब जब लॉर्ड, मतलब यहाँ पे लॉर्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट। तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो चुका है, तो ये जो 111 डेट है उसके बाद का टाइम है, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो चुका है और अभी वो है, ठीक है। तो ये तब की बात हुई है। एंड सेम जो है आपका कॉमन एरा CE जो होता है वो और उसका AD का मतलब सेम ही है। बस AD जो है उसमें जीसस क्राइस्ट की बात की गई है, तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रल टर्म देने के लिए, सेकुलर टर्म देने के लिए जो है उसको क्या कर दिया गया, अभी CE कर दिया गया। बट कहीं पे भी आपको AD या CE दिखेगा बुक में, तो वो सेम ही दोनों का मतलब है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो मैंने अभी 111 डेट बताई ना आपको, ये इसको बोला जाता है 1CE, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में 1CE। एंड इसके पहले जैसे जस्ट 1 ईयर पहले कौन सा ईयर होगा, 1BCE होगा, ठीक है। और वहाँ से बैकवर्ड में ईयर्स जाते हैं। BC में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये बैकवर्ड में है, एंड फिर स्टार्टिंग में BCE है। और C में क्या होता है, वो सीधे चलता है लाइन से, ठीक है। जैसे आपकी काउंटिंग्स चलती हैं वैसे ही। अभी जो ईयर चल रहा है 2026, तो इसको मानेंगे हम AD चल रहा है या CE चल रहा है, तो ये आपका ये है, ठीक है। आई होप ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री क्या होता है, बेसिकली पास्ट में जितने भी लोग रहे हैं या जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में ही हम जब पढ़ते हैं उसको ही हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है समझने में कि पहले ज़माने में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनके क्या अचीवमेंट्स थे, ठीक है, क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हिस्ट्री पास्ट में हो गया तो बीत गया टाइम, अब उसका कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सीख सकते हैं कि पास्ट में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अभी हम उन मिस्टेक को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री बस पास्ट की चीज़ है, बस दैट्स इट, ख़त्म नहीं। वो क्या करता है, वो हमारे प्रेजेंट को, फ्यूचर को भी शेप करने में मदद करता है, इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ है कि हिस्ट्री जो है ये पूरी एविडेंसेस पे बेस्ड होती है, ठीक है। हम मतलब कहीं खुदाई वगैरह करते हैं, उसमें कुछ कॉइन्स निकला, कुछ बुक्स निकली या कुछ मतलब स्टोन वगैरह निकला, तो हमें पता चलता है कि ओ उस टाइम पे जो है ये रूलर रहे होंगे, या कोई मतलब मूर्ति निकली तो उस टाइम पे इन भगवान की पूजा की जाती होगी। साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि एविडेंसेस जो हैं ये हिस्ट्री को प्रूव करते हैं। हमें किसी चीज़ का एविडेंस मिलता है तो हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ रियलिटी में हुई है। अगर ऐसे ही कोई आके बोल दे कि हाँ ये हुआ है तो हम नहीं मानेंगे। तो एविडेंसेस जो है ये हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा क्या बनाते हैं, एकदम रियल बनाते हैं कि हाँ ये चीज़ एक्चुअली में हुई होगी। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप लर्न कर सकते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूरी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका कि हिस्ट्री सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि स्टडी ऑफ पास्ट है। तो स्टडी ऑफ पास्ट हुआ कैसे, हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है कि दिस इंक्लूड रिसर्च, राइटिंग एंड टीचिंग। कि हिस्ट्री जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप पहले जाते हो कहीं, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ढूंढते हैं, फिर उससे प्रूफ मिलता है, फिर उसको समझने की कोशिश होती है, उस पर रिसर्च होता है, ठीक है। फिर उसको किसी बुक वगैरह में लिखा जाता है और फिर आपको टीचर्स पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा अर्ली ह्यूमंस टू सेटल्ड लाइफ इन इंडिया।
मतलब पहले के ज़माने में लोग कैसे थे और धीरे धीरे वो कैसे सिविलाइज्ड हो गए। और आज जो हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं कि हम घरों में रहते हैं, खाना घर में पका के खाते हैं, ठीक है, कॉलेजेस जाते हैं, यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमंस हैं इंडियन कॉन्टिनेंट में, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए थे, वो भी बहुत ज़्यादा हज़ारों साल पहले, ठीक है, 73,000 से 55,000 ईयर्स अगो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंडियन कॉन्टिनेंट में अर्ली ह्यूमंस आए थे, ठीक है। और साथ में जब लोग ऐसे ढूंढते हैं, आर्कोलॉजिस्ट वगैरह ढूंढते हैं, तो जो रिमेन्स पाए गए हैं ह्यूमन के, जो प्रूफ पाया गया है, वो 30,000 साल पुराना है और ये साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है, इंडिया में और आसपास की जो हमारी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब, यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। लाइफस्टाइल कैसी होती थी अर्ली ह्यूमंस की, तो मेनली वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, ठीक है। हंटिंग से भी पहले वो गैदरिंग करते थे, बीन के कुछ पड़ा वड़ा मिल गया तो देख के, जो भी खाने लायक चीज़ें हैं वो करते थे। एंड फिर धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को मार के खाना शुरू किया। गुफाओं में वो रहते थे तो उधर ही मार के जो है, फिर धीरे धीरे कि उनको कच्चा पहले खाते थे, फिर धीरे धीरे कि थोड़ा सा उनको लाइक भून के आग में ऐसा करके खाना शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बहुत साल बाद, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल बस लगे उनको करने में, ये प्रोसेस पूरा कई हज़ारों साल तक चला। एंड फिर 7000 BCE तक आते आते जो है मैं थोड़ा सा सेटल्ड लाइफ के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि लोगों ने हंटिंग से शिफ्ट करके फार्मिंग करनी शुरू करी, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें उगाते थे। पेस्टोरलिज्म मतलब होता है जानवरों को पालना, ठीक है। जानवर को पालते थे वो किसके लिए, कि उनके मीट के लिए या दूध के लिए, मिल्क के लिए, या ट्रांसपोर्ट के लिए भी, या शिप वगैरह को वुल जो होता है उसके लिए। तो एनिमल्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, इतना ये शिफ्ट देखने को मिला, ठीक है। इसका प्रूफ जो है, जो हमने एविडेंस की बात की, तो प्रूफ जो है ये मेहरगढ़, आज की डेट में ये पाकिस्तान में, आप मैप में देख सकते हैं, पाकिस्तान में ये रीजन है आज की डेट में। तो यहाँ पे वीट और बार्ले कल्टिवेशन के एविडेंसेस मिले हैं बहुत साल पुराने, 7000 BCE के अराउंड। तो लोग ऐसा मानते हैं कि उस टाइम पे लोग वीट को, बार्ले को उगाते थे और खाते थे। एनिमल डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को एनिमल के साथ में ही दफनाया गया है, तो ऐसा मानते थे कि शायद ये उनका पेट रहा होगा। तो डोमेस्टिकेशन के प्रूफ मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। फ़िलहाल में इसका नाम चेंज करके इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन कर दिया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दिखे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका टाइम पीरियड जो है ये 2500 BCE से लेके 7050 BCE तक माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है ये सबसे ज़्यादा फेमस था अपने प्लांट सिटीज़ के लिए और ग्रिड सिस्टम के लिए। मतलब ऐसा नहीं है आज की डेट में जैसे कहीं पे भी घर बना लिया, कुछ भी ऐसा बीच में पेड़ आ गया, उधर ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे जो उस टाइम पे घर थे वो बिल्कुल एक के पीछे एक बिल्कुल लाइन से बनते थे, ठीक है, बिल्कुल एकदम 90 डिग्रीज़ पे बनते थे। साथ में एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, जितनी भी आपकी नालियाँ थी वो सब कवर्ड होती थी, वो इतने ज़्यादा हाइजीनिक थे। और साथ में ही ऐसा कभी भी नहीं होता था कि मतलब पानी भर गया और आज जैसे कि रोड पे पूरा पानी फैला हुआ है, ऐसा नहीं, बिल्कुल एडवांस ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। जो घर थे वो ईंटे के घर थे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। अभी कुछ साल पहले तक जो है, कुछ नहीं मतलब काफ़ी साल, 20-30 साल पहले अगर हम पीछे जाएँ तो गाँव में मिट्टी के घर बनते थे और यहाँ 2500 BCE में आपको ईंटे के घर देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसके साथ में दूसरे देशों में, ये तो इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन में जो है, राजस्थान और पाकिस्तान वाले रीजन में बेसिकली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। लेकिन इसके साथ में ही इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में भी सिविलाइजेशन थी और बाकायदा यहाँ से और उन सिविलाइजेशन में ट्रेड भी होता था, ठीक है, उस टाइम पे। जोग्राफी के स्प्रेड की बात करें कि कहाँ क्या लोकेशन थी, तो आप पाकिस्तान जानते ही हैं मैप में, जो पाकिस्तान वाला रीजन है और जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, पंजाब, वेस्टर्न पंजाब और राजस्थान का रीजन, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता था। वहाँ पे इंडस रिवर भी जाती है, आपको पता होगा, तो वो पाकिस्तान से होगी। नेक्स्ट आते हैं हम वैदिक पीरियड पे। एंड वैदिक पीरियड कब शुरू होता है, जब इंडो आर्यन जो है वो पंजाब वगैरह वाले रीजन से माइग्रेट करके सेंट्रल एशिया में, मतलब यूपी और ये वाले रीजन में जो है माइग्रेट करके आना शुरू हुए। पहले क्या था कि आपका जो यूपी, बिहार, एमपी वाले रीजन है बीच के, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। सबसे ज़्यादा सेटलमेंट जो है वो आपका
आज के पाकिस्तान में, राजस्थान में, पंजाब, वो वाले रीजन में ही ज़्यादा सेटलमेंट देखने को मिलता था। ऐसा मानते थे कि वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे थे, ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ पे, जबकि जैसा कि अभी नहीं है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ड्राई एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, इंडो आर्यंस बेसिकली ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, आगे के चैप्टर्स में हम उसको डिटेल में देखेंगे, बट आप इतना समझ सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ऐसा माना जाता है कि वो इंडो आर्यंस के आने से ही ख़त्म हुई। इंडो आर्यंस जो है वो दूसरी कंट्री से माइग्रेट करके आए और उनकी वजह से ही शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, एंड फिर धीरे धीरे उन्होंने और माइग्रेट करके बीच में आना शुरू किया। तो इतना भी आप समझ सकते हैं, बाकी हम उसको दूसरे चैप्टर्स में आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा वैदिक पीरियड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं कि जिस टाइम पीरियड में वेदास का हाइम्स जो होती हैं वो होती हैं आपके सॉन्ग्स, तो इनका जब कॉम्पोजिशन हुआ, ठीक है, रिलीजियस डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ वैदिक पीरियड में, वेदास और ये सब काफ़ी ज़्यादा लिखे गए गाने वगैरह। इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम है, आज की डेट में जो भी आप कास्ट सिस्टम देखते हैं, वर्णा सिस्टम, ठीक है, वो सोशल स्ट्रक्चर भी इस टाइम पे ही इंट्रोड्यूस हुआ। इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ऐसा कुछ भी कास्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था, एंड इसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा इसका जो एक्सपेंशन है, एरिया है, वो आप समझ सकते हैं कि पंजाब वाले रीजन से लेके आपका यूपी बिहार वाला जो रीजन है, जितना भी गैंगटिक प्लेन है, गंगा रिवर जिन जिन स्टेट्स से बहती है, जितना भी रीजन है, वहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा थी वैदिक पीरियड के टाइम पे। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये 6000 BC के अराउंड ही आया। इस टाइम पे ज़्यादा अर्बनाइजेशन देखने को मिला। ठीक है, इसके पहले तो काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट चीज़ें होती थी। अभी क्या हुआ, अभी धीरे धीरे छोटी टेरिटरीज़ बनने लगी। जनपद आपको नहीं पता तो जनपद मैं बताऊँ। जनपद क्या होता है कि स्मॉल टेरिटोरियल स्टेट्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, और महाजनपद क्या होते हैं, जब हम कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स को आपस में जोड़ के एक बड़ा सा किंगडम बना देते हैं, तो वो महाजनपद होता है। और ये जो है 16 मेजर किंगडम्स थे। ये भी हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि ये सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पीरियड में, मतलब 6000 BC के अराउंड, दो जो है सबसे पुराने रिलीजन, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इमर्ज हुए, एंड साथ में ही रिचुअल डोमिनेंस का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। इसका मतलब क्या है, वैदिक जो पीरियड था उस टाइम पे क्या था, रिचुअल्स, ब्राह्मण्स के द्वारा जो भी रिचुअल्स वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया गया था कि ये प्रथा है, वो प्रथा है, ये सब कर दिया गया था। इस टाइम पे सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, ये चीज़ें ख़त्म होने लगी। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो भी गौतम बुद्धा थे, महावीर थे, वो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये सब रिचुअल्स के वो अगेंस्ट थे। ठीक है, कि ये सब रिचुअल्स नहीं करने। तो इस वाले टाइम पीरियड में थोड़ा सा रिलीजियस शिफ्ट देखने को मिला है कि इसके पहले काफ़ी ज़्यादा रिचुअल वगैरह होते थे, एंड इस टाइम तक आते आते क्या हुआ, ये सब रिचुअल वगैरह में लोग नहीं उतना मानते थे। नेक्स्ट हम आते हैं राइज ऑफ हिंदुइज़्म पे। जो हमारा हिंदू रिलीजन है वो कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, अभी हमने देखा वैदिक पीरियड का, तो वैदिक पीरियड में हमने देखा कि ब्राह्मणिज्म का वर्णा सिस्टम हुए जो है आया। तो जो ब्राह्मणिज्म थे उन्होंने रिचुअल्स वगैरह काफ़ी इंट्रोड्यूस किए, तो वो वाले जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसको मिला के, और साथ में अभी लोगों की जो लोकल बिलीव्स थे, इन सबको कंबाइन करके जो है हिंदुइज़्म बना। बेसिकली हुआ क्या कि वैदिक पीरियड में रिलीजन पे और रिचुअल्स पे, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा बात होती थी। बीच का जो टाइम है सेकेंड अर्बनाइजेशन का, जिसमें बुद्धा, महावीर आए, उस टाइम पे जो है इस चीज़ को थोड़ा सा डिक्लाइन किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट अगेन फिर क्या हुआ कि वही सारे रिचुअल्स को वापस से एक्सेप्ट किया गया और चीज़ें उसमें मिलाई गई, थोड़ा ट्रेडिशन और मतलब देवी देवताओं को, लोकल बिलीव्स जो भी लोग मानते थे कि कोई किसी देवी को मान रहा है, किसी को, तो सबको मिला के जो है एक नया धर्म जो कि हिंदू धर्म है उसको डेवलप किया गया है, जो कि आज का मॉडर्न डे हिंदुइज़्म है वो है। नेक्स्ट आता है मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर तो पता होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्पायर हुआ करता था इंडिया का। इसका टाइम पीरियड क्या था, 4th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी BC। सेंचुरी है यहाँ पे, तो आप याद रखिएगा 400 और 300 BC की बात हो रही है, ऐसे 4th BC ही कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है। फेमस है किस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा लार्ज एम्पायर के लिए। तो इंडिया जो है उस टाइम पे पाकिस्तान, नेपाल, ये पूरा एक हुआ करता था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये पूरा ही मौर्य एम्पायर ने कवर कर लिया था। तो ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है हिस्ट्री में कि पूरा इंडिया एक ही रूलर के अंडर आ गया हो। इसके लिए ये मौर्य एम्पायर काफ़ी फेमस है। हमारा चैप्टर है अभी आगे, पूरा का पूरा चैप्टर है, तो हम बाद में देखेंगे। अभी हल्का बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम।
नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ लिटरेचर। तो सबसे ज़्यादा लिटरेचर की ग्रोथ जो है वो 3rd सेंचुरी BC 300 BC के बाद से शुरू हुआ। ठीक है, इस टाइम पीरियड में प्राकृत एंड पाली, नॉर्थ इंडिया जो था बेसिकली वहाँ पे प्राकृत एंड पाली ये लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा बुक्स लिखे जाते थे। मोस्टली आप बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट उठा के देख लेंगे तो वो प्राकृत में और पाली लैंग्वेज में ही लिखी हुई है। इसके अलावा जितने भी सेकुलर मतलब धार्मिक नहीं थे जितने भी लिटरेचर उसको भी प्राकृत और पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था। और साउथ इंडिया में जो है वहाँ पे संगम लिटरेचर, ये तो काफ़ी फेमस है, आपने सुना ही होगा कभी ना कभी। साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर काफ़ी फेमस था, जिसमें तमिल पोइट्री जो थी उसके पूरी कलेक्शंस थे। एंड ये जो पोइट्री थी ये मोस्टली लव और वॉर के ऊपर हुआ करती थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गुप्ता एम्पायर का। गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज बोलते हैं इंडिया का, द गोल्डन एज या क्लासिकल एज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। एंड क्यों बोला जाता है गोल्डन एज? इसलिए बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा कल्चरल ग्रोथ या साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर किसी टाइम पीरियड में हुई है तो वो गुप्ता पीरियड में ही हुई है। ठीक है, इसका चैप्टर है, चैप्टर 5, तो हम डिटेल में वहाँ पे इसको देख लेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर। तो हमारा इंडियन कल्चर जो है वो उस टाइम पे साउथ ईस्ट एशिया में और मिडल ईस्ट तक फैला हुआ था। साउथ ईस्ट एशिया क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पूरा जो रीजन है वो सब आता है। और अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया की तो उसमें पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान, ये भी आ जाता है। मिडिल ईस्ट क्या है आपका? इधर की जो कंट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये आपका मिडिल ईस्ट में आता है। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है वो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट पूरे में ही फैला हुआ था। एंड किसके थ्रू फैला हुआ था? ट्रेड के थ्रू। ट्रेड ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क है जिसके थ्रू जो हमारा कल्चर है वहाँ तक फैलता है, उनका कल्चर हमारे तक आता है। राइट, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।